जी हाँ दोस्तों, थंबनेल आपने बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा कि एनपीएस जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी दिन आपको 30% 30% का रिटर्न देता है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एनपीएस हमें 30% से भी ज्यादा रिटर्न कैसे देता है, एनपीएस में मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करता हूं और एनपीएस और एसआईपी में अगर कंपैरिजन करें तो कौन सा फंड कब लेना बेहतर होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुलसी श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि एनपीएस 30% रिटर्न आपको डे वन पे कैसे देता है। इसके अलावा जितना भी एडिशनल वो रिटर्न दे रहा है 10 से 12%, वो आपके लिए एडिशनल रिटर्न की तरीके से हो जाता है। तो अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करें तो लगभग आपको 40 से 42% के आसपास रिटर्न एनपीएस में मिलता है। मैं एनपीएस में क्यों इन्वेस्टमेंट करता हूं? सबसे पहले एनपीएस के बारे में बेसिक चीज समझते हैं। एनपीएस है क्या? एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम। ये 2004 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था सबके लिए, ताकि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाए और अपने पेंशन के लिए, क्योंकि नॉर्मली जो लोग प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं होता कि अपने पेंशन के लिए या बुढ़ापे में उनकी कोई फिक्स इनकम हो, उसमें इन्वेस्ट कर पाए। तो उसके लिए एनपीएस का एक सिस्टम लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बाद में इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, जितने भी सरकारी गवर्नमेंट होते हैं, सबको एनपीएस में डाल दिया गया। कुछ समय बाद एनपीएस का एक नया वर्जन आया, एनपीएस 2.0, एनपीएस 2.0। वो बहुत ही बेहतरीन बदलाव लेकर आया और हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। मैं अपने बेनिफिट्स आपको बताता हूं, आपको समझ में आएगा। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। एनपीएस में सबसे पहले तो आप 50,000 रुपए का एडिशनल बेनिफिट पाते हैं 80C से ज्यादा। अब नॉर्मली होता क्या है कि अगर आपको टैक्स सेव करना है अपना, तो कहां कहां पर सेव कर सकते हैं? आपने अगर कोई होम लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट में आप सेव कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की फीस जाती है, आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है, वो सब कुछ आपको 80C में 1.5 लाख रुपए के अंदर आप उतनी बचत कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपए की बचत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एनपीएस में डालते हैं पैसे, एनपीएस में पैसे डालते हैं तो 80CCD के तहत आपको 50,000 रुपीज का एडिशनल बेनिफिट मिलता है। मतलब ये 1.5 लाख के अब आपको इसके ऊपर आपको 50,000 रुपए का एडिशनल बेनिफिट मिलता है, टैक्स आपका सेव होता है। तो मान लीजिए आपकी टोटल इनकम 8 या 9 लाख रुपए आ रही है, तो उसमें से अभी आप केवल 1.5 लाख रुपए सेव कर पा रहे थे, जो आप पे जिस पे टैक्स नहीं लगता। अब इसमें 50,000 रुपए अगर आप एनपीएस में डाल देंगे तो उस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। तो सबसे पहला बेनिफिट कि ये इनहैंस टैक्स बेनिफिट के साथ आता है एनपीएस, तो इसलिए मैं इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करता हूं। दूसरा पॉइंट है जो मुझे एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करता है, वो है फंड फ्लेक्सिबिलिटी। नॉर्मली जो भी फंड्स होते हैं, अगर आप देखेंगे किसी भी तरीके के, तो उसमें बहुत ही लिमिटेड चॉइस होती है। अगर आप जो भी प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स है उसको आप देखेंगे तो लिमिटेड चॉइस होती है। यहां पर करीब 8 से 10 अलग अलग फंड्स अवेलेबल है एनपीएस में। आप एनपीएस की वेबसाइट पे जाएंगे, जब अपना अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर 8 से 10 अलग अलग ऑप्शंस आते हैं कि किस ऑप्शन में आपको चूज करना है, कौन से फंड में आपको पैसे डालने हैं। और ये चॉइस आपको देती है कि आप अपने रिस्क के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि कहां पर आपके पैसे इन्वेस्ट होने हैं, कितना आपका इक्विटी में जाना है, कितना आपका डेट में जाना है, या किस तरीके से बैलेंस रखना है। दूसरा, उनके लिए जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नॉलेज नहीं है कि म्यूचुअल फंड में या किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें एक पैसिव चॉइस यानी अपने आप से चॉइस का ऑप्शन भी होता है। मतलब अगर आप ऑटो चॉइस का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, लेते हैं, तो आपकी एज के हिसाब से और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है उस हिसाब से फंड ऑटोमेटिक एलोकेट करेगा कि आपका कितना परसेंट पैसा शेयर्स में, मतलब इक्विटी में जाना चाहिए, और कितना पैसा फंड आपका, कितना पैसा आपके डेट में जाना चाहिए। तो आपको वो सोचने की भी या उसमें भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर हम हिस्टोरिकली देखें, जब से एनपीएस स्टार्ट हुआ है तब से लेकर लगभग 20 साल हो गए हैं, अगर हम पिछले 10 साल का डेटा कंपेयर करें तो ऑन एन एवरेज आपको 12 से 13% के आसपास आपको रिटर्न मिला है एनपीएस के किसी भी फंड में, अगर वो इक्विटी हाइब्रिड में आप डालते हैं। मतलब इक्विटी में ज्यादा पैसे डालते हैं, डेट में कम पैसे डालते हैं, तो मोटा मोटा आपको 10 से
13% 12% के आसपास आपको रिटर्न मिला है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इसी रेंज से आपको रिटर्न आगे भी मिलता रहेगा। एनपीएस के 2.0 में एक और जबरदस्त फीचर है पोर्टेबिलिटी का। जैसे मान लीजिए आपने एनपीएस अपना ऑफलाइन खुलवाया कि कहीं पर जाकर किसी पोस्ट ऑफिस में या किसी ऐसी जगह पर जहां पर जो पीओसीज होते हैं वहां पर अगर आपने अपना अकाउंट ओपन करवाया तो ये पोर्टेबल भी होता है। मतलब आप कभी भी अपने अकाउंट को पोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी जॉब चेंज हो जाती है, मान लीजिए आप दूसरे शहर में चले जाते हैं, आपका ट्रांसफर हो जाता है, तो आप अपने एनपीएस को पोर्ट कर सकते हैं और पूरा का पूरा पैसा, पूरा का पूरा अकाउंट नए अकाउंट में आपका ट्रांसफर हो जाएगा एज इट इज। जितना आपको अभी तक रिटर्न मिला है, जितनी चीजें आपकी हैं आपके फंड में एनपीएस में, वो उसी तरीके से ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट आपको मिलता है। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि हमेशा अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन खोलना चाहिए। मैंने भी ऑनलाइन खोला और बहुत ही इजी प्रोसेस है, स्टेप है। आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें अगर आप यूज करेंगे तो आप आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एनपीएस के फायदों के बारे में अगर बात करें तो एनपीएस 2.0 में, केवल 2.0 में नहीं, मतलब अगर हम दोनों की बात करें, मतलब एनपीएस जो पुराना वाला भी था और अभी एनपीएस 2.0, एनपीएस का जो नया वर्जन है, इसमें भी रिटायरमेंट के लिए आपको बहुत ही फोकस रखता है क्योंकि इसका एक लॉक इन पीरियड है। जब आप एनपीएस में कोई पैसे डालते हैं तो मेडिकल इमरजेंसी और उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन के अलावा आप पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाते। तो इसका फायदा ये होता है कि आपके पैसे पड़े रहते हैं और लंबे समय तक इन्वेस्ट होते रहते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि हमारे पास कोई भी छोटी मोटी समस्या आती है तो हम अपने फंड को, एसआईपी को, म्यूचुअल फंड को तोड़ लेते हैं। कोई एफडी है, हमने उसको तोड़ लिया और फिर हम उसे खर्च कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अपने करियर के स्टार्टिंग डेज में जब मेरे पास बहुत ज्यादा लायबिलिटीज नहीं थी तो मैं 80 के लिए जो म्यूचुअल फंड हम लोग डालते हैं उसमें एक ईएलएसएस म्यूचुअल फंड होता है जिसका लॉक इन पीरियड होता है। मैं उसमें भी पैसे डालता था, बाकी म्यूचुअल फंड में मैं पैसे डालता था जो नॉर्मल। तो जब जब भी मुझे जरूरत हुई तो जितने भी नॉर्मल मेरे पास म्यूचुअल फंड थे, एसआईपीज थे, उसे मैंने तोड़ लिया, निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। लेकिन जो लॉक इन पीरियड वाले थे, ईएलएसएस वाले थे, वो मैं नहीं तोड़ पाया। तो मेरे लिए वो एक तरीके से वहां पर इकट्ठा हो गया और पैसे बन गए और अब एक अच्छा खासा मोटा कॉर्पस बन गया है। वो पहला बेनिफिट। तो ये आपको रिटायरमेंट के लिए तैयार करता है। रिटायरमेंट में जब आप 60 साल के हो जाएंगे, आपके पास कोई भी एक्टिव इनकम नहीं होगी, आपको नहीं पता होगा कि आपके घर का खर्च कैसे चले, आपको फ्यूचर का पता नहीं होता है, उस समय ये एनपीएस का पूरा अमाउंट आप यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रोविजन होते हैं, आप लमसम भी निकाल सकते हैं और कुछ आप एज अ पेंशन भी निकाल सकते हैं। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे करता है। तो जब आपने आपका अमाउंट मेच्योर हो गया, जैसे मान लीजिए आपने हर महीने आप उसमें 4,000 या 5,000 रुपए एनपीएस में डाल रहे हैं और मान लीजिए कि आप साल का 50,000 रुपए या 60,000 रुपए या 1,00,000 रुपए एनपीएस में डाल रहे हैं। जब आप रिटायर होते हैं तो करीब ये वैल्यू आपकी 15 से 16 करोड़ रुपए के आसपास हो जाती है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 25 से 30 साल इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं। अब ये पैसे जो आपके 10 करोड़ रुपए से ज्यादा ही लगभग हो जाएंगे, उसका 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं एज अ लमसम अमाउंट। मतलब आपने जो 60% पैसे हैं वो एक मुश्त निकाल सकते हैं, बाकी 40% पैसे आपको एन्युटी की तरीके से भी रखना होता है। आप चाहें तो पूरे पैसे एन्युटी में रख दें तो फिर आपको हर महीने पेंशन जैसा मिलता रहेगा। आप चाहें तो उसका 60% पैसा विड्रॉ कर लें और बाकी जो 40% है उसको एज ए पेंशन हर महीने लेते रहें, क्योंकि आपके मंथली खर्चे उससे मीट होते रहेंगे। मैंने आपको एक इसका ड्रॉबैक नहीं है बल्कि वो बेनिफिशियल भी है कि ये इसका एक लॉक इन पीरियड होता है, तो आप पैसे जब चाहें तब नहीं निकाल सकते। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी के लिए या हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको अपने बच्चे को भेजना है या कुछ ऐसा है, उसके लिए पैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो निकासी होती है, जो आप विड्रॉ करते हैं, ये टैक्स फ्री होती है। मतलब जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस समय भी ये टैक्स फ्री था, उस पर टैक्स नहीं लगा था। अब जो आप पैसे विड्रॉ कर रहे हैं किसी भी इमरजेंसी में, वो पैसे भी टैक्स फ्री होंगे, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एनपीएस का अकाउंट खोल कैसे कर सकते हैं, मतलब हमें अगर खोलना हो तो एनपीएस कैसे खोल सकते हैं? तो सबसे आसान तरीका है, एनपीएस की वेबसाइट पर जाइए और एनपीएस की वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन इस प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें आपको पैन कार्ड अपना देना होता है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सब कुछ देना होता है, डिटेल देना होता है। गवर्नमेंट बैक्ड ये वेबसाइट है तो किसी भी तरीके के फर्जीवाड़ा का भी चांस नहीं होता है। मैंने जो एनपीएस चूज किया है, एनपीएस जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो उसमें टीयर 1 और टीयर 2 दो ऑप्शन होंगे। मैंने टीयर 1 चूज किया है। क्यों? क्योंकि वो टैक्स बेनिफिट होता है। जो उसका विड्रॉ होता है, जब हम इसको विड्रॉ करते हैं और जब हम उसमें पैसे डालते हैं तो हमारे लिए वो बिल्कुल ही टैक्स फ्री होता है, उसमें टैक्स नहीं लगता।
टीयर 2 में टैक्स लगता है, इसलिए मैंने टीयर 2 नहीं ऑप्ट किया है, टीयर 1 ऑप्ट किया है ताकि मेरे लिए वो टैक्स फ्री रहे। इसका ऑफलाइन भी प्रोसेस है। ऑफलाइन प्रोसेस क्या है कि आप किसी भी आप डाकघर या बैंक में जाके भी एनपीएस का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और ये ऑफलाइन जैसे हम किसी बैंक में जाते हैं अपना अकाउंट ओपन कराने के लिए, सेम उसी तरीके के प्रोसेस से होता है और आपका अकाउंट ओपन हो जाता है एनपीएस का। कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, मतलब अगर आपको लगता है 50,000 रुपए आप नहीं डाल सकते साल के, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 500 रुपए भी अगर आप डालना चाहें तो एनपीएस में डाल सकते हैं। एनपीएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 की होती है पर साल। अगर आप 500 भी डालेंगे तो आपका एनपीएस अकाउंट कभी बंद नहीं होगा और कंटिन्यूस चलता रहेगा। साल भर में 500 रुपए आपको डालने हैं मिनिमम। ज्यादा अगर आप 50,000 रुपए तक डालते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट पूरा का पूरा मिलता है। 50,000 रुपए से ज्यादा डालते हैं तो आपका टैक्सेबल होगा। मैं मान के चलता हूं कि 50,000 रुपए तो आपको मिनिमम डालना ही डालना चाहिए, क्योंकि आपके ये पूरे टैक्स बचाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अभी तक आपको समझ में आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें। तो अगर हम बोले कि क्या एनपीएस बहुत ही अच्छा टूल है और एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मेरी प्रेफरेंस है, मेरी राय है हाँ, क्योंकि मैं खुद भी इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एनपीएस में पैसे डालता हूँ। मैंने जो थंबनेल के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एनपीएस डे 1 में 30% रिटर्न कैसे देता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बट उसके बाद मैं आपको एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड में अगर कोई आप लेते हैं, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दोनों में क्या कंपैरिजन होता है, क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। अब जैसे मान लीजिए आपकी इनकम, आप 30% इनकम ब्रैकेट में आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरी सैलरी 30 लाख रुपए है, तो अब उसमें कुछ इनकम मेरी 10% के ब्रैकेट में आएगी, कुछ इनकम मेरी 20% के ब्रैकेट में आएगी, कुछ इनकम आपकी 30% के ब्रैकेट में भी आएगी। तो जो 30% के ब्रैकेट में आएगी उसमें से जब आप 50,000 रुपए डालते हैं तो आपका उस पर टैक्स नहीं लगता। मान लीजिए 50,000 रुपए आज आप एनपीएस में डालते हैं, तो 50,000 रुपए आपने एनपीएस में डाल दिए, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 50,000 रुपए की। लेकिन अगर वो 50,000 रुपए आप एनपीएस में नहीं डालते तो आपके हाथ में 50,000 रुपए नहीं आते, आपके हाथ में 15,000 रुपए कम आते, क्योंकि वो 15,000 रुपए तो आपके टैक्स में चले जाने थे, तो आपके हाथ में आते केवल 35,000 रुपए। अब अगर आपने वो पूरे के पूरे आपने एनपीएस में डाल दिए तो पहले ही दिन आपने 30% का रिटर्न वहां पर अर्न कर लिया, 30% की कमाई आपने कर ली, या एनपीएस ने आपको 30% का रिटर्न डे 1 पे दे दिया। अब बात करते हैं कि एनपीएस वर्सेस म्यूचुअल फंड, क्या ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस होता है, क्या हमें एनपीएस में या म्यूचुअल फंड में या एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो जो दोनों में डिफरेंस है, पहला डिफरेंस तो यही है कि इन दोनों के ऑब्जेक्टिव में क्या, आप ऑब्जेक्टिव क्या सोचते हैं। अगर आपको पेंशन के लिए, बुढ़ापे के लिए कॉर्पस इकट्ठा करना है तो प्राइमरी एनपीएस बहुत ही बेहतर है, क्योंकि आपको ये 30% का रिटर्न मैंने बताया कि डे 1 पे दे दिया जो पैसे आप डाल रहे हैं, और उसके ऊपर आपको करीब ये 10% 12% के आसपास जो इक्विटी वाले फंड्स हैं वो रिटर्न देते ही है, जो हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं तो ये लगभग आपको मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो आपको 12 से 13% के आसपास रिटर्न देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में पैसे डालने पर रिटर्न आपको ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि लार्ज कैप में भी आप इसीलिए तो पैसे डालते हैं ताकि आपकी एक स्टेबल इनकम हो और बहुत ज्यादा मार्केट फ्लैक्चुएट ना हो। इसी तरीके से एनपीएस में भी मार्केट फ्लैक्चुएट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। तो यहां पर अगर मैं कंपेयर करूं तो करीब 1 से 1.5% का डिफरेंस आ रहा है लार्ज कैप में, उसके बजाय मैं एनपीएस में पैसे डालना ज्यादा बेहतर मानता हूं अपने लिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपको बहुत अधिक रिटर्न चाहिए, आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और आपका उद्देश्य बुढ़ापे के लिए या रिटायरमेंट के लिए फंड इकट्ठा करना नहीं है, उस केस में आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड एसआईपी में कर सकते हैं। लेकिन वहां पर फिर आपको लार्ज कैप नहीं लेना है, ज्यादा रिस्क वाला फंड लेना है, जैसे मिड कैप या स्मॉल कैप लेना है, तो वहां पर आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा और एनपीएस से बेहतर आप कर पाएंगे। अब अगर टैक्स लाभ की बात करें, एनपीएस वर्सेस एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड, जो आपका एनपीएस में इन्वेस्टमेंट होता है वो 50,000 रुपए मैंने आपको बताया, वो तो टैक्स फ्री होता ही है। टीयर 1 में आप डाल रहे हो, चाहे अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तभी भी, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, आप खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप खुद पैसे डाल रहे हैं, तभी भी आपके 50,000 रुपए साल के वो टैक्स फ्री होते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में वो बेनिफिट आपको नहीं मिलता। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ईएलएसएस के अलावा, ईएलएसएस के अलावा जो भी म्यूचुअल फंड्स है उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ईएलएसएस का उतना अच्छा रिटर्न होता नहीं है। दूसरा पॉइंट, जब आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो उस समय
म्यूचुअल फंड पे 1 लाख रुपए पूरे साल का जो अमाउंट है, 1 लाख रुपए अगर आप विड्रॉ करते हैं उस पे तो आपका कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस पर 10% आपका एक फ्लैट मतलब टैक्स लग जाता है, 10% आपका डिडक्ट हो जाता है। तो एनपीएस में डालना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एनपीएस में जो हम टोटल पैसे डालते हैं उसका 60% अमाउंट, जैसे मान लीजिए आपका 10 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा हुआ, उस 10 करोड़ के कॉर्पस में 6 करोड़ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री होगा। केवल 4 करोड़ रुपए जो बचेंगे जो आप एन्युटी में डालेंगे, उससे जो पेंशन आएगी वो नॉर्मली आपके टैक्स के ब्रैकेट में आएगी। और नॉर्मली उस समय तक वो टैक्स ब्रैकेट में आप आएंगे नहीं, मतलब क्योंकि आपकी और कोई इनकम होगी नहीं और वो छोटा अमाउंट होगा पेंशन। जैसे नॉर्मली अभी हम देखते हैं तो जितने भी पेंशन वाले लोग होते हैं उनकी ज्यादातर पेंशन वाली इनकम टैक्स ब्रैकेट से ऊपर नहीं जाती है, तो आपके लिए भी उसी तरीके का बेनिफिट हो सकता है। अब लिक्विडिटी और निकासी की सुविधा, अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो उसमें एनपीएस का एक ड्रॉबैक है कि लिक्विडिटी के पर्पज से एनपीएस लॉक इन पीरियड रखता है और 60 साल तक आप पैसे नहीं निकाल सकते इमरजेंसीज के अलावा। लेकिन म्यूचुअल फंड आप जब चाहे जब मर्जी तब तोड़ सकते हैं, तो वहां पर म्यूचुअल फंड आपका जीत जाता है एनपीएस से। अब एनपीएस और एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड में अगर देखें तो कौन सा ज्यादा रिस्की है और किसमें कितना रिटर्न मिलता है। रिटर्न मैंने आपको बताया कि अगर हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को देखें और हम एनपीएस को देखें, इक्विटी बेस्ड एनपीएस को देखें, तो बहुत ज्यादा रिटर्न में फर्क नहीं है, 1% के आसपास का फर्क केवल आता है। वहीं जो और वो 1% का तो फर्क आपको मतलब बहुत सारे केसेस में मिल जाएगा जहां पर आप मतलब एक्सपेंस रेशियो और ये देखेंगे उतना आपका टैक्स निकल जाता है, उतना आपका कम हो जाता है रिटर्न। अब हम बात करेंगे लिक्विडिटी की। एनपीएस में आपको लिक्विडिटी नहीं मिल रही है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको लिक्विडिटी मिल रही है। और रिस्क जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो रिस्क एनपीएस में बहुत कम है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट बैक्ड है तो आपको रिस्क बहुत कम वहां पर आपका है। और म्यूचुअल फंड जो है उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा तो होता ही है, क्योंकि रिस्क आप म्यूचुअल फंड आफ्टर ऑल एक प्राइवेट फंड मैनेजर्स है और वो प्राइवेट है, कोई गवर्नमेंट बैकिंग नहीं है उसकी। तो मैं अपने पर्सनल सजेशन या पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि एनपीएस वहां पर ज्यादा बेहतर काम करता है आपके लिए। अब अगर हम सारे पॉइंट्स को कंपेयर करें, मतलब जितने भी अभी तक के हमने पॉइंट्स देखे एनपीएस के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, एसआईपी के लिए, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर मुझे अपने लिए कंक्लूजन निकालना हो तो मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा। मैं कंक्लूजन ये निकालूंगा कि मिनिमम 50,000 रुपए मुझे एनपीएस में डालने ही चाहिए, क्योंकि वो ओवरऑल करीब मुझे 40 से 42% का रिटर्न मिल रहा है और वो टैक्स फ्री है। जब पैसे निकलते हैं पूरे के पूरे पैसे टैक्स फ्री होते हैं मेरे लिए, तो एनपीएस में मैं जरूर पैसे डालूंगा। उसके बाद मैं म्यूचुअल फंड में बाकी पैसे डालूंगा, थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर, ताकि मैं वहां पर अच्छे रिटर्न भी बना पाऊं। तो म्यूचुअल फंड या एनपीएस में से कोई एक चुनना है, ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस नहीं है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि आपको दोनों चूज करना चाहिए, लेकिन एनपीएस को प्रेफरेंस देना चाहिए एक लंबे समय के कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए पेंशन के प्लान से, और म्यूचुअल फंड आपको चूज करना चाहिए बिल्कुल जहां पर आपको थोड़ा सा रिस्क लेकर और आपको फंड बनाना है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।